plus half and minus. Now let us start. n की वैल्यू में क्या लिमिटेशन है? n. What is range for value of n? Theoretically, there is no limit of n. Start from 1, 2, 3, 4 up to infinity, कुछ भी हो सकता है. K, L, M, N. These are the name of the shells given. ठीक है. तो ये हो गया n. अब मैं पूछूं अगर number of subshells that are present in any shell, तो आप क्या बोलोगे? एक शेल है जिसका क्वांटम नंबर n है, उसके कितने सब शेल्स होंगे? समझ में आया आपको? नंबर ऑफ सबशेल. सवाल यह है कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं, कैसे लिखोगे? तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n. जितना n है उतने ही सबशेल्स होते हैं उसमें. फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्स्ट शेल बोले उसमें कितने सबशेल आएंगे? 1. सेकेंड 2 सबशेल होंगे. थर्ड में 3 सबशेल्स. फोर्थ में 4 सबशेल्स. फिफ्थ में 5 सबशेल्स एंड सो ऑन. समझा? यस सर. दैट आर की जगह कैन बी. बोलो अभिजीत कुछ बोल रहे हो? Number of orbitals that can be present. Number of orbitals that are present in any subshell. किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? बोलो. सॉरी, इसको माइनस कर दो. हाँ, मैक्स कितना मतलब एग्जैक्टली होते हैं. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन एनी सबशेल. एक सबशेल कौन से नंबर से, कौन से क्वांटम नंबर से देखा जाता है? L से. तो मैंने आपकी वैल्यू बता दी. L की वैल्यू 0. तो अब उसमें कितने सबशेल होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे? समझ नहीं रहा है क्वेश्चन मेरा. एक होगा सर. एक ही होगा. अगर L का वैल्यू 1 होगा तो 3 होंगे. तो कैसे, कहां से आ रहा है आपको आंसर? तो आंसर टू दैट इज 2L + 1. Number of orbitals that are present in any subshell is given by formula 2L + 1. अब जैसे L की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 × 0 + 1. तो 2 × 0 + 1 कितना हो गया? 1. सॉरी 1. L का वैल्यू 1 होगा तो 3. L का वैल्यू 2 होगा तो 5. 3 होगा तो 7. 4 होगा तो 9. 5 होगा तो 11 एंड सो ऑन. समझा?
तो एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल। अब मैं अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट या शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, सबशेल नहीं, शेल का ही पूछ रहा हूं। फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे एंड सो ऑन। तो क्या करोगे आप? 2n minus 1। नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सबने आगे का भी पढ़ रखा होगा और काउंट भी कर सकते हो आप। एन की वैल्यू 0 तो कितने सबशेल, तो उसमें कितने ऑर्बिटल आप काउंट कर सकते हो ना, ऐसे फिंगर्स पे काउंट करके बताओ। सर 1। 1 ही होते हैं। 2 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकेंड शेल। नहीं, क्या कर रहे हो? सेकेंड शेल में सर 3 ऑर्बिटल्स। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, 4 होते हैं। जब n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0। जब n का वैल्यू 2 होगा तो l की 2 वैल्यूज होंगी, 0 और 1। इसमें m की वैल्यू 1 ही आती है, इसमें m की 3 वैल्यू है, -1 0 1। ये 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 4 ऑर्बिटल नहीं हो गए? यस सर। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सर 11। नहीं ना, जल्दबाजी कर रहे हो क्या? कैसे गिन रहे हो? थर्ड में 8। 9 होंगे। कैसा गिन रहे? सर एक बार n इक्वल्स टू 3, l की वैल्यू 0 1 2, 0 के करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू 0 1 ऑर्बिटल, m का वैल्यू -1 0 1 3 ऑर्बिटल, m का वैल्यू -2 -1 0 1 2 5 ऑर्बिटल। तो 1 + 3 + 5 टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। शुभम कहाँ से एक्सप्लेन करूँ? कुछ भी नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हम पॉसिबल वैल्यूज देख रहे हैं, किस किस की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है। जैसे सबसे पहले मैंने पूछा शेल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो आपने बताया कुछ भी हो सकती है सर, थ्योरेटिकली इनफिनिट ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, राइट। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब तक लिखना लिखते जाओ। ने डेजिग्नेशन भी दिया है, 1 के करस्पॉन्डिंग k है, 2 के करस्पॉन्डिंग l, 3 के करस्पॉन्डिंग m एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा आपसे नंबर ऑफ सबशेल्स, तो आपने सोचा किस में, मैंने पूछा शेल में कितने सबशेल होते हैं, तो आपने बोला n पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कितने होते हैं n, अच्छी बात है। फिर मैंने पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन एनी सबशेल, तो ऑर्बिटल्स m की वैल्यू बताते हैं, m की ईच वैल्यू करेस्पॉन्ड्स टू 1 ऑर्बिटल, राइट, और m की वैल्यू डिपेंड करती है l पे। तो किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2l + 1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल पूछा, शेल मतलब n के रिस्पेक्ट में आपको आंसर बताना है। तो मैंने वो पूछा आपसे फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने बोला 1। कैसे काउंट किया? मैं हम डायरेक्टली तो ऑर्बिटल नहीं गिन सकते ना, पहले n लिखा मैंने, आपने बोला 1, मैंने लिखा 1, उसके करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0, मैंने लिखी 0, इसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 0, मैंने लिखी 0, और तो तो वैल्यूज सर नहीं आ इसका सकती m फॉर्मूला की। n² होगा। वेरी गुड, तो ये फॉर्मूला बन गया n²। तो कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ शेल, दैट मींस आपको शेल के नंबर के टर्म्स बताना है, n के टर्म्स बताना है, तो आंसर इज n²। समझा? यस सर। हाँ, तो अभी शुभम काउंटिंग करना सिखा, देख लो इधर पे, n इक्वल्स टू 2, तो l की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? या तो 0 या तो 1, l की 2 वैल्यूज आएंगी,
कितने सब शेल होते हैं n, तो 2 सब शेल आ जाएंगे 0 और 1। जब l की वैल्यू 0 तो m की एक ही वैल्यू आएगी 0। जब l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू m की 3 वैल्यूज आएंगी -1 0 1। तो एक ऑर्बिटल 2 3 4 ऑर्बिटल हो गए n की वैल्यू। हाँ बेटा सब भूल गया लगता है। तो सबसे पहले n डिफाइन होता है, फिर l आता है। l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है, फिर l के करस्पॉन्डिंग m आता है। m की वैल्यू -l से लेके +l तक होती है। s जो है इंडिपेंडेंट है, +12 -12 अप और डाउन एरो दिखाता है। तो मुझे बता l n की वैल्यू 1 है, तो l की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? 0 और 1। अरे यार n-1 1 -1, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना उसमें 0। और जब l की वैल्यू 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग m की एक की वैल्यू होगी 0। जी सर समझा। अगर n का वैल्यू 2 निकला तो l की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 और 1। जब l की वैल्यू 0 तो m की एक ही पॉसिबल वैल्यू दैट इज 0। l का वैल्यू 1 तो 3 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी -1 0 1। n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 0 1 2। अभिजीत, तो 0 के करस्पॉन्डिंग m का एक ही वैल्यू, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू, 2 के करस्पॉन्डिंग 5 वैल्यू, ऐसे है। ठीक है, समझा? हाँ। तो सवाल ये था कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन एनी शेल, तो आंसर इज 2n²। ठीक, अब पहले आपको बता देता हूं, आपसे पूछूंगा सवाल में, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। वो आया कहां से? दैट कम्स फ्रॉम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच आई विल टीच नेक्स्ट। बट बिफोर दैट एक ही जगह पे सब लिख लेते हैं हम लोग। तो अब मैं आपसे पूछूं, जैसे होता क्या है, शेल, सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी सबशेल, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? सबशेल मतलब एल के टर्म्स में आपको आंसर देना है। एक सबशेल है, एल की कुछ वैल्यू होगी 3, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in any subshell, maximum. बोलो। सब शांत हो गए। अरे बेटा, सबशेल में एक सबशेल में ऑर्बिटल कितने आते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी accommodated in a subshell, उसका तो आंसर ही सामने बोर्ड पे लिखा हो तो भी नहीं बता रहा। 12 plus 1 Sir, और एक 4L ऑर्बिटल plus 2. 4l plus 2, that is twice of 12 plus 1. This many orbitals can be accommodated, and
in each orbital there are 2 electrons that can go. So इतना हो गया. Finally, number of electrons that can be accommodated in a shell. 2n square. Max 2n square. एक शेल में कितने आ सकते हैं? 2n square. अच्छा, समझा? हेलो. ओके, तो ये हो गया आपका कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स. अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म. फिर एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक रह जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना. आज ये इजी सब खत्म कर देता हूँ मैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So what is electronic configuration of an atom? Electronic configuration of an element कह लो या atom कह लो, वो क्या होता है? So electronic configuration of an atom or an element is उस atom में जितने electrons हैं, how they are distributed among shells, subshells, orbitals, how they are spinning. ये सबका knowledge आपको बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई रिपीट, अगर कोई कहता है आपको कि सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसका मतलब यह है कि सोडियम एटम में जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में कितने फर्स्ट शेल में है, कितने सेकेंड शेल में है, कितने थर्ड शेल में है, एंड सो ऑन, कितने एस सब शेल में है, कितने पी एक्स में है, कितने पी वाई में है, कितने पी जेड में है, कितने मतलब थर्ड शेल में है. ये चीज का डिटेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन विच सेल, सब सेल और ऑर्बिटल. ठीक है, तो ये सोचेंगे, ढूंढेंगे कैसे? तो इसको ढूंढने का, सोचने का जो मेथड है, उसके पहले आपको 3 प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे. लाइक द फर्स्ट वन इज अबाउस प्रिंसिपल. अबाउस प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल बोलता है? सी, शेल्स का फंडा क्या था? शेल्स करस्पॉन्ड टू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, राइट? तो हर शेल की कुछ अलग अलग एनर्जी होती है. ठीक है, सब शेल का फंडा क्या था? सब शेल्स की भी कुछ अलग अलग एनर्जी होती है, राइट? सब शेल्स की भी कुछ कुछ अलग एनर्जी होती है. ठीक है, फिर ऑर्बिटल्स का क्या फंडा था? ऑर्बिटल्स जब तक मैग्नेटिक फील्ड में ना रखो एटम को, तब तक तो सब सेम एनर्जी. एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम है. हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते थे, बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उनकी भी एनर्जी अलग हो जाती है. एनीवेज, हमको तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के पढ़ना. तो हर एक शेल की एनर्जी अलग है. एक ही शेल में जो सबशेल्स हैं, सबकी एनर्जी अलग है, राइट? तो अब बाउस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम है, that starts from lowest available energy level to above energy level. मतलब क्या? अगर आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स खाली हैं ना, ये बॉक्स बनाऊंगा मैं एनर्जी लेवल्स के लिए, राइट? लेट्स नेम देम. ये फर्स्ट शेल का एस सब शेल है, करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 1 एंड l इक्वल्स टू 0. ये सेकेंड शेल का एस सब शेल है, 2p. ये सेकेंड शेल का p सब शेल, ये 3s. तो क्या है, अब इनकी एनर्जीज होंगी सारे. अब ये सारे सब शेल्स हो गए. दिस विल हैव सम एनर्जी, दिस विल हैव सम एनर्जी, दिस विल हैव सम एनर्जी, दिस विल हैव सम एनर्जी. इनमें से जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो ये होती है. कैसे पता करते हैं वो मैं बताता हूँ. तो जिसकी सबसे कम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाए. नहीं समझा?
अगर किसी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s में ही जाएगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इट कैन नॉट move in the other orbitals. Obviously, this we are talking about ground state, right? So if any atom is in its ground state, then all the electrons occupy the lowest available energy level to them. जो सबसे छोटा, सबसे कम एनर्जी लेवल होगा उसको ऑक्यूपाई करेंगे। वंस इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ये समझो एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां गया, एक और आया, वो भी यहीं जाएगा बिकॉज अभी हाफ खाली। अब उसके बाद ये